आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है। आज 10 जनवरी है और ठीक एक महीने बाद यानी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे और आज से 2 महीने बाद यानी ठीक 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान होगा। मतलब ठीक 2 महीने बाद इस वक्त तक 5 राज्यों की जनता अपना फैसला सुना चुकी होगी और 2 महीने पहले आज ही के दिन एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है 5 राज्यों का चुनावी मूड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की सभी 690 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने वाले हैं अगले 3 से 4 घंटे में। क्या हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में? बीजेपी का 4-1 का स्कोर क्या बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी 5-0 से क्लीन स्वीप करेगी या बीजेपी को कहीं नुकसान भी होने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है और ओपिनियन पोल के इस महा कवरेज की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स और रिपोर्टर्स जुड़ेंगे आने वाले घंटों में, बारी बारी से चलेंगे और जानेंगे अपने रिपोर्टर्स से कि क्या है मूड। लखनऊ से पंकज झा, अयोध्या से अजय दुबे, देवरिया से मनोज्ञा लोईवाल, मथुरा से नीरज पांडे, झांसी से ब्रजेश राजपूत और इसी तरह पंजाब और उत्तराखंड से भी रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और डेटा सेंटर में मेरी सहयोगी रोमाना इसार खान मौजूद हैं। समझ लीजिए सबसे अहम जगह पर इस समय रोमाना इसार खान है क्योंकि आंकड़ों का ही खेल है, आंकड़ों से ही जीत है और आंकड़ों से ही हार है। तो रुक करते हैं रोमाना इसार खान का, डेटा सेंटर में रोमाना मौजूद है। रोमाना, पहले बात हो जाए 2017 के आंकड़ों की। शुक्रिया शोभना। इलेक्शन डेटा सेंटर, जिस तरीके से शोभना ने आपको बताया, आपका चैनल एबीपी न्यूज तैयार है हर उस आंकड़े के साथ जिसको देखने का आपको आज इंतजार है। ये चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ओपिनियन पोल का आंकड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा इसी इलेक्शन डेटा सेंटर से मैं आप तक पहुंचाऊंगी और वो भी बड़े अलग अलग और निराले अंदाजों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से वो पूरा खाका देश के सामने रख दिया गया है। पहले फेज में 11 जिलों में वोट डाले जाएंगे, उसके बाद 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और फिर 2 तारीखें मार्च के महीने की हैं, 3 मार्च और 7 मार्च और नतीजों की तारीख 10 मार्च। लेकिन नतीजों से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का मूड क्या है? ओपिनियन पोल का पिटारा खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले 2017 के नतीजे देखना जरूरी है और सबसे पहले 2017 के नतीजों के बारे में ही बात करेंगे। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? याद होगा आपको देव दीपावली के मौके पर कुछ इसी तरीके का नजारा था, हॉट एयर बलून शो जो काशी नगरी में किया गया था और ऐसे में ये पूर्वांचल के 2017 के आंकड़े आपके सामने हैं। पूर्वांचल जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां 136 सीटें आती हैं, पूर्वांचल में 130 सीटें आती हैं और इन 130 सीटों में से एनडीए मतलब बीजेपी प्लस के खाते में 100 सीटें गई थी। 130 में से खुद बीजेपी ने अपने दम से 87 सीटें जीती थी और सहयोगियों के साथ मिलाकर इस इलाके से, पूर्वांचल से बीजेपी को 100 सीटें मिली थी। एसपी के खाते में 14 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। एसपी और कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में, बीएसपी ने अपने दम पर 10 सीट जीती थी और अन्य के खाते में 4 सीट गई थी। तो ये 2017 की पूर्वांचल की मुकम्मल तस्वीर आपने देखी। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अब स्टूडियो शोभना के पास। तो पूर्वांचल का आंकड़ा रोमाना ने हमें दिखा दिया है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक संपादक पंकज झा से मेरा पहला सवाल यही है, पंकज झा, कि ये तो हमने 2017 का आंकड़ा दिखाया, 5 साल बीत चुके हैं, मंडल कमंडल विकास हर पक्ष पर बात हो रही है। क्या माना जाए 2022 में, क्या नफा क्या नुकसान सत्ता पक्ष योगी सरकार के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है शोभना कि 1989 के बाद से यूपी में किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। तो बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कि आखिर क्या वो इस ट्रेंड को बदल पाएंगे। दूसरी बात जो बात हो रही थी इससे पहले के चुनाव में, तब हिंदुत्व भी चला था और सामाजिक समीकरण भी चला था। बीजेपी ने जिस तरीके से अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से तालमेल किया था। इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा जो अगर कह रहे हैं जोर है, तो वो अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से नारे बदल रहे हैं, अयोध्या से लेकर मथुरा तक पार्टी चली गई है और हिंदुत्व ही उसका मेन फोकस है।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव को देखिए तो वो छोटी छोटी पार्टियों से जो किसी न किसी जाति बिरादरी की नुमाइंदगी करती हैं उन सब के साथ गठजोड़ करके उन्होंने एक सामाजिक फार्मूला बनाया है। दूसरी तरफ बीएसपी है जो 2007 वाले फार्मूले पर चल रही है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अब देवरिया में मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा, देवरिया के लोगों से बहुत कुछ तय होता है, पूर्वांचल का एक बहुत अहम जिला है, लेकिन हवा आप कैसी उड़ती देख रही हैं, क्योंकि चुनावी यात्रा कर रही हैं इस समय आप? हवा बहुत ठंडी है और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर से ठंडी हवा आ रही है उसका उत्तर भी यही की जनता देगी। हवा की अगर बात करें तो कौन दिशा में लेके चला है बटोहिया, हमारे साथ सब पार्टी के लोग हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं हवा किस तरफ है। भाजपा से अंतर्यामी सिंह जी अध्यक्ष हैं जिला के, किस तरफ है हवा? स्वाभाविक रूप से भाजपा की हवा ही नहीं आंधी चल रही है। और समाजवादी पार्टी से गजाला जी हैं, सहमत है इस बात से? ये इनकी बात है ना, लेकिन आप अगर जनता के बीच में जाएंगी तो वहाँ पर आपको हर तरफ सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, उसके अलावा आपको कोई नहीं, कुछ भी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का चिराग जल रहा है, बुझ रहा है, कहाँ दिख रहा है? कुछ नहीं ना, जल रहा है, लौ निकल रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। महिलाएं, नौजवान, किसान सारे लोग प्रियंका गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। अब की बार कांग्रेस की सरकार, लोगों में नारा है। अब की मैं ककबल गांव में अभी गया था। वहाँ का क्या हाल है राजभर साहब, ये भी बता दीजिए। देखिए, जब बहन कुमारी मायावती जी सूबे की मुख्यमंत्री बनी तो लाइन ऑर्डर इस प्रदेश में मजबूत हुआ और भाईचारा कायम हुआ। इससे पूरी आम जनता यह चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, चार पक्ष और चार ही बातें, जितने डायरेक्शंस हैं, जितनी दिशाएं हैं, उतनी कथाएं हैं, कुछ ऐसा ही माहौल है इस समय। लेकिन अगले सवाल पर भी जाते हैं कि पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी ने पिछली बार बढ़त बनाई थी 100 सीटें, इस बार बचा पाएंगे उसे? बचा ही नहीं पाएंगे, बढ़ाएंगे। और सीधा सीधा कारण है आज पूर्वांचल विकास की जिस रफ्तार पर भाजपा की सरकार ने रखा है उसका परिणाम आएगा। जनता आज गुंडागर्दी, आतंकवाद से मुक्त है। खुद के घटक दल छोड़कर क्यों चले जा रहे हैं? पी राजभर जी चले गए, सब चले जा रहे हैं। कोई नहीं, अगर जो है कोई गलती कर रहा है अलग होता है, लेकिन उसके स्थान पर दूसरे आ जाएंगे। उसके स्थान पर दूसरे आ जाएंगे। इनके पास बचा ही क्या है? अभी आज भी देखे एक विधायक जी आ गए, सुबह एक इनके कोई प्रवक्ता आ गए थे समाजवादी पार्टी में। घटक दल तो सब आ चुके हैं। घटक दल जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन भरोसा बहुत है। 4 पार्टियों के नेता और चारों ने 10 मार्च से पहले ही अपनी अपनी जीत पेश कर दी है और कह दिया है कि बस हमारी ही सरकार बनने वाली है और ये दावे और वादे तो चलते रहेंगे, जनता फैसला देगी। और एक बार फिर मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि ये देखिए, ये जो टैली आपको दिखाई दे रही है, जो 0-0 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, ये अभी नंबर्स में बदलना शुरू हो जाएगा। ओपिनियन पोल, सी वोटर के जो सर्वे है वो इसके आंकड़े हम इसमें भरेंगे। फिलहाल रोमाना का रुख कर लेती हूँ। रोमाना हमें अवध का आंकड़ा बताएंगी। रोमाना, 2017 में अवध में क्या तस्वीर निकली थी, दिखाइए जल्दी से। तो आइए एक बार फिर से डेटा सेंटर में अब बात अवध की करते हैं। जी हाँ, अवध वही क्षेत्र जहां पर राजधानी लखनऊ भी पड़ती है, जहां रामनगरी अयोध्या, इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में ही खड़ी हुई हूं, पीछे सरयू जी बहते हुए देख रहे हैं आप। और दीपावली के मौके पर वो अयोध्या में जो तस्वीर उभरती है ना, रंग बिरंगी, जहां लेजर शो हो रहे होते हैं, जहां घाटों पर लाखों दिए टिमटिमा रहे होते हैं। और ऐसे में अवध का ये आंकड़ा 118 सीटें विधानसभा की अवध रीजन में आती हैं। 2017 आप जानते हैं कि इन 118 में से 97 बीजेपी के खाते में गई थी, समाजवादी पार्टी ने 12 जीती थी, 3 कांग्रेस के खाते में गई थी, 6 बीएसपी ने हासिल की थी। लेकिन बड़ी जीत, बड़ा दबदबा जो बीजेपी ने अवध में बनाया था। शोभना, बिल्कुल, और अवध में भी बीजेपी का ही दबदबा है और अब तो भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। पंकज झा का मैं एक बार फिर रुख कर लेती हूँ। पंकज झा, अगर हम अवध की बात करें, जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का 2017 में रहा, क्या भव्य राम मंदिर का निर्माण क्योंकि शुरू हो चुका है और सारा क्रेडिट बीजेपी ले रही है, 2022 में बिल्कुल वैसे ही आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, ये जो इलाका, यहाँ सबसे कमज़ोर अगर कोई पार्टी है तो वो है बीएसपी।
और यहाँ अगर आप देखिए तो बीजेपी को एडवांटेज है दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले। जो अभी हम पूर्वांचल की बात कर रहे थे उसके मुकाबले अवध में देखिए तो बीजेपी थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में है। समाजवादी पार्टी भले उसे टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और जिस अयोध्या की बात रोमाना कर रही थी, हमारे सहयोगी अजय हैं, जिस अयोध्या से ये कहा जा रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, अगर वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को थोड़ा सा और फायदा होगा, क्योंकि योगी वहाँ खुद चुनाव लड़ेंगे। तो अपने आप जो राम मंदिर तो नैरेटिव में है ही, चुनावी मुद्दा है ही, लेकिन योगी के वहाँ चुनाव लड़ने से फर्क पड़ सकता है। ठीक है पंकज झा, तो योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो ये बयार जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ सकती है, ये पंकज झा कह रहे हैं। अजय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय दुबे अयोध्या में मौजूद हैं, वही अयोध्या जहां से पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश बीजेपी की कि देखिए योगी हैं उपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए और भव्य राम मंदिर बीजेपी बना रही है। अजय दुबे, क्या बयार अयोध्या में? निश्चित ही अयोध्या की बयार सरयू का घाट है। सरयू के एक घाट के तट पर हम खड़े, एक नजर आपको माता के दर्शन भी कराते चले। शीतल धारा बह रही है और मौसम ठंडा है। इसके बीच में तुलसीदास की जो दोहे मुझे याद अवधपुरी समय प्रिय नहीं कोई, यह प्रसंग जाने ही कोई। लेकिन इस बार इस दोहे से ही सवाल उठता है कि अवधपुरी के लिए प्रिय कौन है। अवधपुरी में पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी के लिए इस पूरे अवध प्रांत में ड्रास्टिक सीटों के नंबर्स आए थे, इस बार स्थिति क्या रहेगी? नेताजी लोग हमारे संग मौजूद है, बीजेपी से, सपा से, कांग्रेस से। कैसा क्या भूमिका लग रही है? किसके लिए प्रिय है अवध नगरी? अवध नगरी किसको प्रिय पसंद कर रही है? अवध नगरी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से अवध नगरी पूरा भाजपामय है और पूरा भाजपा अवध नगरी पर राज करेगा। अवध नगरी के लोग भाजपा को ही लाएंगे और भाजपा का ही झंडा परचम होगा। क्या भैया लग रहा है आपको? सपा के नेताजी बताइए, टोपी आपकी लाल है, रंग लाल आएगा कि अवध में भगवा जी से चढ़ा? बिल्कुल रंग लाल आएगा, हनुमान जी का रंग है। अब की अयोध्या की जनता ने इनको 5 साल झेला है। राम की प्रजा को इन्होंने बहुत दुखी किया है। जो कुछ भी देख रहे हैं इनका विकास यही 1.5 किलोमीटर है। अयोध्या की गलियां चौबारे गड्ढे हो गए हैं। कोरोना में लोग ऑक्सीजन बिना मरे हैं, एम्बुलेंस बिना मरे हैं। आपकी जनता सबक है। जी भी साथ में है सर। गेम पूरा इन लोग के बीच का है कि फ्रेंडली मैच है कि है? आप कहीं स्पेस है आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अंदर खाने में गेम चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ, जब ये कह रहे थे कि लाल रंग का और वो कह रहे थे भगवा रंग का, इस देश के तिरंगे को लाने के लिए इस देश के करोड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। तो देश किसी एक रंग का नहीं, तिरंगे का है। और कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा पे चलती है। जब ये कह रहे थे कि यहाँ पर आपने पूछा ना कि कौन यहाँ पर राज करेगा, तो यहाँ पर वो व्यक्ति राज करेगा जिसने राम की पैड़ी बनवाई। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती मिश्रा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिस घाट पर दिया जलाकर भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस घाट को बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये पीछे पुल आप देख रहे हैं, इस पुल को सुनिए मेरी बात सुनिए, बात मत काटिए। कांग्रेस ने जो राम की पैड़ी बनवाया था, कांग्रेस ने जो राम की पैड़ी का निर्माण कराया। नगरी और विषय जब राजनीति का छिड़ेगा तो अयोध्यावासी अपने नेताओं को जो प्रक्रिया है जांचने की, परखने की छोड़ेंगे नहीं, सवाल करेंगे। तो नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, एक दूसरे से सवाल अब चुनावी प्रक्रिया उसमें खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल अजय दुबे, सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित हैं नतीजों को लेकर और सभी अपने अपने दल की जीत बता रहे हैं। ऐसे में जहां से किसान आंदोलन यानी पश्चिमांचल की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन ने जहां जोर पकड़ा, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को पश्चिम में नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले रोमाना का रुख 2017 में तो पूरी की पूरी जो बयार थी, क्या वो बीजेपी के हक में थी? रोमाना आंकड़ा दिखाइए फटाफट। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से जो एबीपी न्यूज ने आपकी आसानी के लिए बनाए हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। 136 विधानसभा की सीटें इस हिस्से में आती हैं और किसान आंदोलन की सबसे मजबूत जमीन या फिर एक तरीके से गढ़ के तौर पर यह हिस्सा उभरा। यहीं पर किसानों की बड़ी महापंचायत हुई और ये वो आंकड़े 2017 के जो ये बताते हैं कि किस तरीके से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता था, जहां पर ये जाट और मुसलमानों का समीकरण किसी के लिए भी खेल बना सकता था, बिगाड़ सकता था, उसमें किस तरीके से दरार पड़ी और कैसे बीजेपी इन 136 में से 109 सीटें अपने पाले में ले गई 2017 में। समाजवादी पार्टी 21 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीएसपी को मिली 3 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट गई। लेकिन इस बार मिजाज बदलेगा क्योंकि इस बार
आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और ऐसे में इन 136 सीटों पर किसका दबदबा देखने के लिए मिलेगा, इसी डेटा सेंटर से आगे वो सबसे बड़ा आंकड़ा भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, आपने ठीक कहा कि इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ हैं, तो क्या कुछ चमत्कार समाजवादी पार्टी का हो सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? पंकज झा, या फिर पंकज झा जो बीजेपी ने 2017 में रिकॉर्ड बनाया था, जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार भी पश्चिम में वही तस्वीर? क्या नफा क्या नुकसान? शोभना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी के चुनाव के छोड़िए, पश्चिमी यूपी से ही यूपी की तस्वीर पता चल जाएगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी से ही इस बार मतदान की शुरुआत होगी। और आमतौर पे ये देखा गया है 2007, 2012 और 2017 में भी कि जैसे जैसे पहले चरण से जो फीडबैक मिलता है, लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, उसका प्रभाव दूसरे, तीसरे, चौथे चरण पे होता है और फिर उस पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिल जाया करता है। पश्चिमी यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से बीजेपी वहां की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उसकी काट के लिए जयंत चौधरी और अखिलेश साथ आए हैं, लेकिन आज भी बीजेपी वहां एक बहुत बड़ी ताकत बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है पंकज झा। अब मैं रुख करना चाहूंगी नीरज पांडे का। नीरज पांडे एक ढाबे पर मौजूद हैं। नीरज पांडे, पश्चिम में जो जायका है वो किस पार्टी के लिए मिठास साबित होगा और किस पार्टी के लिए कड़वाहट? क्या कह रहा है जनता का मूड? देखिए, भले ही किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हों, लेकिन मैं जहां पे खड़ा हूं ये दरअसल किसान ढाबा ही है और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं जो ये बताएंगे कि आखिर किसानों का जायका क्या है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जा रहा है। पक्ष में सुनील चतुर्वेदी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मथुरा के महासचिव भी हैं, और साथ में मेरे मुन्ना मलिक हैं जो कि समाजवादी पार्टी के यूथ के लीडर हैं, यहाँ पे महानगर अध्यक्ष भी हैं। शुरुआत सत्ता पद से ही कर लेते हैं क्योंकि माना जा रहा है किसानों का जायका कुछ गड़बड़ है। सुनील जी, लगता है कि किसान आपके साथ विमुख हो रहा है? हमारे साथ है। किसान एक चीज़ को लेकर जो परेशान है, किसान बार बार कहता है कि गायों से, जानवरों से हमारी फसल का नुकसान हो रहा है। पहले की सरकारों में चुनावी जायका क्या रहेगा आपका? नहीं, चुनावी जायका जिस दिन मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और 100% भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन ये जो एरिया है ये जाट बाहुल्य एरिया है और माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़, और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो चुका है। देखो, राष्ट्रीय लोकदल का पहले भी कुछ नहीं था, पूरे प्रदेश में एक सीट नहीं थी, इसलिए जब तक मतदान नहीं हो रहा, जिस दिन मतदान होगा, क्योंकि योगी जी बहुत उपयोगी हैं प्रदेश के लिए, इसलिए योगी जी के पक्ष में मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और 2022 में हम 300 से ज्यादा सीट लेके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुन्ना मलिक जी, सुनील जी को आप सुन ही रहे थे, वो कह रहे हैं 300 से ज्यादा सीटें लेके वो सरकार बनाने जा रहे हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। मथुरा की बात करूं मैं, ये बहुत किसान बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जाटों की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करने का काम करेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल किसानों की सुध नहीं ली, आज वोटों के समय उनकी याद आई और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आकर कानूनों को वापस लेती है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि अयोध्या और काशी हो गई, अब मथुरा की बात। इन पे केवल धार्मिक भावनाओं से खेलने के अलावा इन पे कोई काम नहीं है। ये एक विकास नहीं गिना सकते। मथुरा में इन्होंने 5 साल में एक हैंडपंप नहीं लगवाया, मथुरा में कहीं सड़क नहीं बनी, कोई जूनियर स्कूल नहीं बना, एक इंटर कॉलेज नहीं बना पाए, कहीं एक स्टेडियम नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा यहाँ कोई विकास करने का काम नहीं किया। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा आप लोगों ने अभी मैं इनकी एक बात का जवाब दे देता हूँ। ये विकास कार्य की बात करते हैं, आप ये देखिए कि सबसे पहले नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले व्यक्ति मथुरा में चलने में इतनी असुविधा होती थी, आज आप गोकुल रेस्टोरेंट से लेके मसानी तक, वृंदावन से लेके कचहरी तक, आप कहीं भी जाओगे आपको डिवाइडर लगा हुआ, पूरा 4 लाइन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जुबली पार्क में एक बाजार लगता था, मैं विधानसभा की बात करूँगा, आपने कहा ना एक काम नहीं किया। जुबली पार्क में जो लोग फुटकर विक्रेता थे वो बेचारे खुले में, जमीन में, आसमान के नीचे बैठ के अपना सामान बेचते थे। जुबली पार्क में हमने वहाँ मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, रेडी पट्टी वालों को बैठने के लिए व्यवस्था हमने की है, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनाने का काम हमने किया है। पहले वृंदावन धार्मिक स्थल था, आप आज वृंदावन में घुसोगे तो आपको लगेगा कि हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। क्या स्थिति थी 5 साल में? आप लोगों ने साहब देखिए, सुनील चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब थी। आप लोगों ने सड़कों पर वो बाजार लगाने बैठ जाते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, कहीं भी कच्ची जमीन में कोई भी बैठ सकता है बाजार लगाने। कहाँ कोई स्थायी व्यवस्था है?
कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, केवल जुमलेबाजी है। रोमाना के उसको जाके देख सकते हैं मौके पे, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं सिवाय जमीनों को कब्जाने के अलावा और गुंडागर्दी के अलावा दूसरा काम समाजवादी पार्टी ने कभी करने का काम नहीं किया। बिल्कुल नीरज पांडे, ये देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप तो अब चलते रहेंगे। देख ही रहे हैं आप किस तरीके से अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष ने कुछ नहीं किया अपने सत्ता के समय, और विपक्ष कहता है कि सत्ता ने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये चलता रहेगा। अगला जो आंकड़ा है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो टैली आप देख रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की 403 सीटों का आंकड़ा भरा जाएगा सी वोटर के सर्वे के द्वारा। हम मणिपुर की अगर बात करेंगे तो 60 सीटों का, उत्तराखंड की 70 सीटें, गोवा की 40 सीटें और पंजाब की 117 सीटें। तो जहां आप 0-0 देख रहे हैं ना, बस अब से कुछ ही देर बाद यहां आंकड़ा भरना शुरू हो जाएगा। क्या है जनता का मूड? सीधा रुख रोमाना का जो हमें बताएंगी बुंदेलखंड का डाटा 2017 में किसके पक्ष में गया था। यहां प्रधानमंत्री की बड़ी रैली हुई है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुंदेलखंड से तो सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। रोमाना, बुंदेलखंड को अगर समझना है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जरा सा आगे बढ़कर समझना इस रूप में भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है ये बुंदेलखंड का इलाका, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बुंदेलखंड इलाके के महोबा से की थी। फिलहाल मैं इस वक्त ललितपुर, ये दशावतार मंदिर जो गुप्ता काल की विरासत को संजोए हुए है, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सियासी तौर पर सबसे छोटा रीजन है, महज 19 सीटें यहां पर आती हैं। लेकिन बुंदेलों ने 2017 में जमकर प्रेम उड़ेला था बीजेपी पर। 19 की 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा, सी वोटर के सर्वे के आंकड़े का इंतजार है। बिल्कुल रोमाना, और अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ बिना समय गंवाए हुए ब्रजेश का, जो झांसी में मौजूद है। ब्रजेश, जैसा कि रोमाना ने भी कहा कि हमें प्रधानमंत्री की रैली से आगे बढ़कर बुंदेलखंड के इलाके को समझना होगा, तो क्या कह रहा है वहां जनता का मूड? इस बार ऊंट किस करवट बुंदेलखंड में? देखिए शोभना, बुंदेलखंड के मूड को समझना बड़ा आसान नहीं, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बुंदेली जो लोग हैं हर बार अलग अलग लोगों को चुनते हैं। पिछली बार उन्होंने बीजेपी को बहुमत दिया। आप कल्पना करिए कि 19 की 19 सीटें पूरी बीजेपी की झोली में डाल दें। मगर इस बार बुंदेलखंड के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और किसके पक्ष में जाके बैठेंगे, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले यहाँ के रवि शर्मा, जो बीजेपी के विधायक है। रवि भाई, ये जो बुंदेलखंड को बीजेपी ने किला बना लिया है, पूरी की पूरी सीटें आपके पास है, इस बार क्या होगा? एक बार फिर से क्लीन स्वीप होगा। और बुंदेलखंड के बारे में जिस तरीके से अलग से चिंता, चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बुंदेलखंड विकास बोर्ड का अलग से निर्माण करके ये उपेक्षित बुंदेलखंड, जो इस भारत की आज़ादी के बाद से इसकी सुध नहीं ली लोगों ने, लेकिन यहाँ पर आज बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना करके इसकी अलग से एक चिंता। उत्तर प्रदेश में जहाँ एक ओर होती है, वहीं दूसरी ओर देश की सरकार ने यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और किसान पेयजल। मगर मोदी जी को बुंदेलखंड बड़ा पसंद है। नहीं, मोदी जी की अतिरिक्त सोच है बुंदेलखंड को लेकर के। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो तो बुंदेलखंड में लागू हुई, हर घर पेयजल योजना हो 9000 करोड़ की, बुंदेलखंड को सौगात। बुंदेलखंड लंबे समय तक उपेक्षित और पीड़ित रहा है, शोषित रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी है, कांग्रेस के सेक्रेटरी है। सुधांशु जी, प्रियंका जी यहाँ आई थी, जो तो रैलियां तो बहुत भीड़ ला रही है, मगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास कांग्रेस पर फिर से लौटा है। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा की है, और जो यहाँ कुछ और विपक्ष के नेता थे जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की पेरोल पे काम कर रहे थे, और प्रियंका जी ने हाथरस का मामला हो, लखीपुर खीरी का मामला हो, जिस गंभीरता के साथ, जिस सजगता के साथ खड़े होकर लोगों की आवाज को संघर्ष में बदला है, लोग आज कांग्रेस की तरफ देखते सर, एक और देख लिया हमारे साथ एक सपा के युवा प्रत्याशी है, मैंने उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है सपा कुछ यहाँ कर पाएगी बुंदेलखंड में? देखिए, बुंदेलखंड में सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस बार हम 19 से 19 पूरी सीटें समाजवादी ले जा रहे हैं, ये पक्का मान लीजिए। चलिए देखते हैं, दावे हैं, दावे का क्या, ठीक 2 महीने बाद क्या परिणाम आएंगे देखना बाकी होगा। मगर फिलहाल तो बीजेपी को उम्मीद है कि अपना किला बचाएगी, कांग्रेस को उम्मीद है, सपा को उम्मीद है कि इस बार किले में संग बिल्कुल ब्रजेश, और बहुत बहुत आनंद आता है जब इस तरीके से तमाम नेताओं से बात की जाती है। सब अपने अपने दावे जीत के पेश कर देते हैं।
तो पंजाब के ओपिनियन पोल से पहले पंजाब से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, क्योंकि पंजाब का सियासी पारा इससे जरूर चढ़ेगा। अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ड्रग्स मामले में हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मजीठिया को अंतरिम जमानत भी दी है, लेकिन साथ ही यह आदेश भी दिया है कि जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा मजीठिया को। तो एक बड़ी राहत मजीठिया को मिली है। अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को कोर्ट से बड़ी राहत। और एक और बड़ी खबर वो भी पंजाब से ही, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि इससे भी सियासी गणित जो है वो बिगड़ सकता है। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हुई। उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू मालविका के घर पहुंचे थे। इस दौरान सोनू सूद भी घर पर ही मौजूद रहे। तो सोनू सूद कोरोना काल में एक हीरो बनकर उभरे। जिस तरीके से लोगों तक उन्होंने मदद पहुंचाई, अब सोनू सूद की बहन पंजाब में कांग्रेस में शामिल हो रही है। मुख्यमंत्री चन्नी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू जो हैं पंजाब के, वो उनके घर पहुंचे। तो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में 2017 के नतीजों पर नजर डाली है। थोड़ी ही देर में ओपिनियन पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये जो 0-0 की टैली है, ये आंकड़े में बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब रुक कर लेती हूं मैं एक बार फिर रोमाना का कि पंजाब में 2017 में क्या हुआ था। इस बार तो पंजाब का पूरा सियासी गणित ही बदल चुका है। जो कैप्टन कांग्रेस के कप्तान थे वो अब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। रोमाना, आगे क्या? बिल्कुल, पंजाब की सियासत का मिजाज इस बार किस तरीके का रहेगा वो बताने के लिए आपको इससे बेहतर और तरीका कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि पंजाब में किसान और किसान आंदोलन यही सबसे बड़ा मुद्दा। इसी वजह से आप देख रहे हैं पीली पीली सरसों लहलाते हुए। मैं सरसों के खेत में इस वक्त ट्रैक्टर पर सवार हूं और ये अलग सा तरीका हमने निकाला है, क्योंकि इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जाहिर सी बात है पंजाब में अगर कोई है तो वो यही किसानी। तीनों कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए, लेकिन क्या इससे किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? फिलहाल पंजाब का 2017 का जो चुनाव का नतीजा रहा था वो आपके सामने है। तब कांग्रेस के खाते में 77 सीटें आई थी। कांग्रेस के कप्तान तब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। इस बार कांग्रेस पार्टी के कप्तान उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ मिल गए हैं। और 2017 की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बनी थी 20 सीटों के साथ। अकाली दल बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। अकाली दल के खाते में 15, बीजेपी के खाते में 3 सीटें आएंगी। फिलहाल जिस तरीके से सियासी समीकरण पंजाब में बदले हैं, खासतौर से तब जबकि कांग्रेस के कैप्टन चले गए हैं बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस में आपसी सिरफुटव्वल की तस्वीर अभी साफ हो नहीं पा रही है। चन्नी या फिर सिद्धू, कप्तान कौन, किसके हाथ में कांग्रेस की कमान, इसे लेकर सवाल लगातार बरकरार है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसकी तरफ से क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आगे किया जाएगा, चेहरा जो सबसे आगे फिलहाल पंजाब में माना जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भगवंत मान के चेहरे पर के औपचारिक तौर पर मोहर पार्टी की तरफ से लगाई जाएगी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अभी तक पंजाब में जब मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर चर्चा की जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के चेहरे को पंजाब के लोग पसंद करते हैं। तो इस बार सियासी गणित किस तरीके का रहेगा पंजाब में, देखना दिलचस्प रहेगा। शोभना, बिल्कुल रोमाना, और आप भी कह रही हैं और यही बात मैंने भी अपने दर्शकों को बताई कि पंजाब का पूरा जो सियासी गणित है वो बदल चुका है। जो कैप्टन कांग्रेस के कप्तान थे वो अब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और कभी बीजेपी के लिए बल्लेबाजी करने वाले सिद्धू अब कांग्रेस के प्रदेश कप्तान है। हालांकि जो कांग्रेस की सिर्फ फुटअव्वल है वो नुकसान जरूर पहुंचा सकती है कांग्रेस को। अकाली दल 2017 में बीजेपी के साथ थी, लेकिन किसानों के मुद्दे पर अकाली दल अब बीजेपी से रूठी हुई है, यानी अलग से चुनाव लड़ रही है। अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का दामन जो है हाथ है वो थाम चुकी है। आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर पंजाब में उभर रहा है। हालांकि जैसा कि रोमाना ने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं है। भगवंत मान पर पत्ते अभी आम आदमी पार्टी ने खोले नहीं है। भगवंत मान के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा है नहीं पंजाब में। अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद जरूर करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री तो दिल्ली के हैं ना। तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए जो अरविंद केजरीवाल है उनकी पार्टी को पंजाब का वोटर
वोट देगा। और अब एक बार फिर पंजाब से आगे बढ़ते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तराखंड का डाटा भी हम आपको दिखाएंगे 2017 में क्या रहा था आंकड़ा। जगविंदर पटियाल, 2017 में जो थी वो जंग और जंग का मैदान एकदम अलहदा था इस बार से। इस बार तो समीकरण कुछ और ही है। क्या कह रही है पंजाब की सियासत और पंजाब के लोगों का मूड? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आमने सामने मुकाबला है। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी की इतनी ही हवा ही थी, इतना ही जलवा था, लेकिन लास्ट के 3 दिन में कुछ ऐसा हुआ था कि कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को चला गया और अकाली दल ने जो है वो अपना वोट बैंक खुद कमाया। और इस तरह से ऐसा एक समीकरण बना अकाली दल और कांग्रेस का कि आम आदमी पार्टी खिसक कर 20 सीटों पर रह गई और जो उम्मीद की जा रही थी कि मालवा से ही सारी सरकार बन जाएगी, वो मालवा में कुछ नहीं हुआ। इस बार भी सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जो ओपिनियन पोल में दिख रहा है, यही बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या इसको आखिरी वक्त तक 1 महीना, जो सबसे क्रूशियल 1 महीना है, वो बचा है, और क्या इसको वोट बैंक में कन्वर्ट करवा पाएगी आम आदमी पार्टी, या पिछली बार की तरह दोनों बड़ी पार्टियां कुछ ऐसा खेल खेलेंगी कि उनका वोट बैंक कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, जो किसानों ने एक संयुक्त समाज मोर्चा बनाया है, वो किसका वोट काटेगा? वो ग्रामीण इलाकों में वोट काटेगा, वो मालवा में वोट काटेगा। मालवा में किसान आंदोलन की ज्यादा हवा थी, तो उससे बचना होगा कि कहीं वो आम आदमी पार्टी का वोट तो नहीं काट लेगा इस 1 महीने में। जगविंदर, माझा से 25 सीटें आती हैं और मजीठिया भी वहीं से आते हैं। हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, क्या इससे कुछ बदलाव, कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। मजीठिया लगभग पिछले 1 महीने से आउट ऑफ पॉलिटिकल फील्ड है और माझा का जर्नैल कहा जाता है अकाली दल में उनको। इस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल जायज सवाल है आपका। विक्रम मजीठिया एग्रेसिव कैंपेन करते हैं और जब तक उनके खिलाफ ये ड्रग्स के मामले को लेकर सियासत शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ये माना जा रहा था कि 10 सीटें तो आराम से अकाली दल माझा की लेकर जा सकता है। पिछली बार नवजोत सिद्धू के आने से माझा की 22 सीटें जो है वो कांग्रेस को चली गई थी और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। तो इस बार जो झगड़ा था कैप्टन के खिलाफ, जितना भी झगड़ा खड़ा किया गया, वो माझा के मंत्री थे, उन्होंने खड़ा किया था। तो ये माना जा रहा था कि बट गई है कांग्रेस, इसका फायदा अकाली दल को मिल सकता है। लेकिन विक्रम मजीठिया के ऊपर ये केस बनने के बाद, उनका कैंपेन बंद होने के बाद, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपनी वापसी कर रही है। तो आज अगर उनका अरेस्ट स्टे हुआ है, अंतरिम राहत मिली है, तो उसके बाद माझा का बड़ा एक वोट बैंक जो है उसमें नया जोश आएगा और युवाओं को खींचने में विक्रम मजीठिया अकाली दल की तरफ से अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल। और अब एक बार फिर से मैं अपनी सहयोगी रोमाना का रुख करूंगी, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे। उत्तराखंड में 2017 में आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन क्या रहा था आंकड़ा, क्या रहे थे नंबर? ओवर टू यू रोमाना। तो डेटा सेंटर में देखिए अब नंबर उत्तराखंड का आ गया है। उत्तराखंड में 2017 में तस्वीर किस तरीके की थी ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है पहाड़ी राज्य है और इस वक्त ठंड कड़ाके की पड़ रही है। कड़ाके की ठंड उत्तराखंड के अंदर, बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच सियासी पारा जो लगातार चढ़ रहा है, मतलब सियासी गर्मी प्रदेश में बढ़ती जा रही है। लेकिन 2017 में क्या हुआ था? उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सत्ता की रोटी को अलट पलट करने में माहिर है। मतलब पिछली बार उत्तराखंड में बनी थी बीजेपी की सरकार और आपको जरा लेकर चलते हैं इस बर्फबारी और ठंड के मौसम में, सैर कराते हैं जरा ओली की केबल कार में। और ये देख सकते हैं आप ओली की ये केबल कार, और अब मैं इसमें सवार हो जाती हूं और अब इसी केबल कार में सवार होकर उत्तराखंड के जो 70 सीटें हैं उसकी 2017 की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जरा नजारा लेते चलिए। इसी तरीके का इस वक्त नजारा है इस पहाड़ी राज्य में और ये आ गया वो आंकड़ा, ये वो नंबर आपके सामने है। 2017 में आपने देखा था किस तरीके से बीजेपी के खाते में 57 सीटें गई थी, कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई थी, बीएसपी खाता नहीं खोल पाए थे, अन्य के खाते में 2 सीट गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी क्या कोई करिश्मा दिखा पाएगी या फिर खेल बिगाड़ने के किरदार में आम आदमी पार्टी उभर कर आ पाएगी? क्या सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है उत्तराखंड में? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब से कुछ ही देर में आपको मिलेगा एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में। शोभना।
बहुत खूब रोमाना, आप तो केबल कार की सैर कर रही हैं, इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में आप हैं, लेकिन जनता के मन में ये सवाल जरूर है कि जो 2017 में हुआ, क्या बीजेपी 2022 में भी उसको रिपीट कर पाएगी? देहरादून से मेरी सहयोगी निधिश्री झा हमसे जुड़ रही हैं। निधिश्री, आप वहां उत्तराखंड में मौजूद हैं, लगातार लोगों से बात कर रही हैं। ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है इस पहाड़ी राज्य में? क्योंकि अगर जो हमने सर्वे किया था उसमें हरीश रावत कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बने थे, लेकिन क्या कांग्रेस पे लोग विश्वास करेंगे इस बार? जी बिल्कुल, देखिए शोभना, सबसे पहले मैं आपको उत्तराखंड के मौसम के बारे में बता दूं। मैं गांधी पार्क में मौजूद हूँ और बिल्कुल सर्द मौसम है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन इस सर्द मौसम में सियासी पारा कितना चढ़ा हुआ है। और देखिए, अगर पिछले 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी इस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड जैसे राज्य में जो है वो राज करती आई है। यानी कि पहले सरकार बीजेपी की, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। पिछले चुनाव बीजेपी ने जीता था, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस चुनाव जीतेगी? मेरे साथ प्रियंका भंडारी हैं कांग्रेस से। आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी चुनाव? हाँ मैडम, इस बार हमारी कांग्रेस सत्ता में बैठेगी। हमें पूरा विश्वास है इस चीज का कि हमारी, क्योंकि जो हमारी भूतों पे चल रही है बैठक वो बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इस टाइम हमारी कांग्रेस से। कांग्रेस की तैयारी चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार जो है पूरा दमखम लगाए हुए है। पहली बार चुनाव इस बार लड़ने जा रही है उत्तराखंड। बिल्कुल, हमारा ये पहला विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ी बात मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कहना चाहती हूँ, इन दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से 5 साल मैं खाऊं और 5 साल तुम खाओ की राजनीति करी है और जनता हताश है। जनता के पास विकल्प नहीं था आज से पहले। यूकेडी यहाँ पर कोई विकल्प नहीं बन पाया। 2-1 सीटें वो लोग जीतते हैं तो जनता का भरोसा यूकेडी ने नहीं जीता। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूम था और यहाँ पर विकल्प जो आम आदमी पार्टी ने इस बार दिया है, तो आप देखिएगा कि हम लोग 2022 में बहुत अप्रत्याशित परिणाम उत्तराखंड में आप लोगों को देंगे। आम आदमी पार्टी को लगता है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की जीत होने वाली। देखिए, ये तो सब सोच सकते हैं, उनको भी पूरा मौका है ऐसा सोचने का। लेकिन जहाँ तक हमें अंदाजा है, देवभूमि की जनता जिस तरीके से मानती है, यहाँ राष्ट्रवादी मुद्दों पे हमेशा चुनाव होता है कि चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, राष्ट्रवादी मुद्दे हमेशा हावी रहे हैं। और राष्ट्रवादी रूप में मोदी जी का नाम यहाँ बहुत फेम में काम करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे। साथ साथ बीजेपी की स्थानीय संगठन है, संगठन की मजबूती बीजेपी को हमेशा ग्रोथ करती है। और डेफिनेटली जो मेरा अपना विश्लेषण है, 100% जो मोदी जी का नाम और जो पार्टी का संगठन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज देता है। मेरा सवाल कांग्रेस एक बार फिर से है। हरीश रावत क्या कांग्रेस की भी पहली पसंद? हाँ, पहली पसंद है। हरीश रावत जी पहली पसंद है कांग्रेस के, और संगठन ही कांग्रेस ही उन्हीं के बलबूते पे चला है। जहाँ तक भी पहुँचा है उनका बहुत संघर्ष रहा है जी। हरीश रावत जी एक, देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है आज कांग्रेस की कि हम ये कहते हैं कि हरीश रावत जी के, जैसे मेरी बहन ने अभी कहा कि उन्हीं के बलबूते पर चला है, लेकिन आज कांग्रेस की जो अंतरकलह और जो गुटबाजी दिखाई देती है उससे साफ जाहिर होता है कि हरीश रावत जी बहुसंख्यक कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है। अपना गुटबाजी कुछ नहीं है मैडम, जैसे तुम लोगों की सोच है आम आदमी पार्टी वालों की। रावत जी चर्चा में बने रहने की पूरी कोशिश करते हैं। वो बहुत पुराना तरीका उनको इसमें आता है, सोशल मीडिया पे हो, बयानों से हो, लेकिन जब जमीन पे सोशल मीडिया का तो दौर ही शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया से ही अब लोगों तक पहुंचना है, अपने कामों को पहुंचाना है। और मैं बता दूं तो चुनाव नतीजे आने से ठीक 2 महीने पहले इस समय एबीपी न्यूज पर आप 5 राज्यों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं। 2017 में ऊंट किस करवट बैठा था, किस राज्य में किसकी सरकार बनी थी, क्या आंकड़ा रहा था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको पंजाब का आंकड़ा दिखाया, उत्तराखंड का दिखाया, उत्तर प्रदेश का। अब गोवा का आंकड़ा जानने के लिए एक बार फिर मैं अपनी सहयोगी रोमाना का रुख करूंगी। रोमाना, मनोहर पर्रिकर जो कि विकास पुरुष माने जाते थे, उनके जाने के बाद पहली बार बीजेपी के लिए, प्रमोद सावंत के लिए एक बड़ी चुनौती। 2017 का आंकड़ा आप हमें दिखाइए फटाफट। देखिए, गोवा का चुनावी मिजाज 2017 में किस तरीके का रहा था ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले गोवा का मिजाज तो देख लीजिए। देखिए, मैं बीच पर खड़ी हुई हूं, बनाना राइड और फ्लाई बोर्ड, और इसी के जरिए आंकड़े आपको दिखाएंगे। 2017 गोवा का चुनावी मिजाज ठेठ गोवा के अंदाज में आप देख रहे हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनकर उभरी थी 17 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी जिसने 13 सीटें जीती थी सरकार बनाने में कामयाब हुई। एमजीपी के खाते में 3 सीटें गई थी, अन्य के खाते में 7 सीट, तो कुल मिलाकर
सरकार बीजेपी ने बनाई थी 2017 में, सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जब ओपिनियन पोल का आंकड़ा आएगा तो फिर गोवा का चुनावी मूड क्या है, बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आगे आपके लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े हम तैयार कर चुके हैं, बस लेकर आने की देरी है शोभना। बिल्कुल रोमाना, और इंतजार दर्शकों को भी है, हमें भी है कि इस बार के आंकड़े क्या कह रहे हैं इस ओपिनियन पोल में। और रौनक कुकड़े का अब मैं रुख करना चाहूंगी। रौनक कुकड़े, गोवा में इस बार समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो भंडारी समाज को अपने और शामिल करने में लगी हुई है, और उधर टीएमसी की एंट्री हो चुकी है। बड़े बड़े बैनर से गोवा पटा हुआ है ममता बनर्जी के। तो क्या रुख इस बार गोवा में? जी निश्चित तौर पर शोभना, जैसा आपने कहा, अब तक अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अब तक मुकाबला जो है साफ तौर पर देखा गया। 2017 में भी प्रमुख तौर पर गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला देखा गया, लेकिन 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का वो अलग होने वाला है। ये चौतरफा मुकाबला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी, ये दोनों पार्टियों की एंट्री हुई और दमखम से दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख है वो गोवा में जबरदस्त तौर से इसके पहले कुछ दिनों पहले प्रचार कर चुके हैं, कई तरह के वादे गोवा के लोगों से कर चुके हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए तीनों चार पार्टियों के जो नेता है वो है, सबसे पहले मैं गिरिराज पई जी से बात करूंगा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सर ये बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल से आपकी सरकार है, चौतरफा लड़ाई होने वाली है, आप लोग ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के इस पर आप इस बार भी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट किया आप लोगों ने? देखिए, मैं मानता हूं कि हम इकलौती पार्टी हैं जो गोवा के विकास के लिए और गोवा के जीत के लिए खेल रहे हैं, बाकी सारे बीजेपी को हराने में जुटे पड़े हैं। दूसरा चीज़ है, हमने जब हाल ही में संकल्प पत्र का सुझाव रखा, उसके पहले हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड पब्लिश किया जो 10 साल में, और गोवा के राजनीति में मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। तो लास्ट 10 साल में हमने एक स्टेबल और एबल गवर्नमेंट दे के मेरे ख्याल से जनता का विश्वास पाया है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि विकास की राजनीति हम करते हैं, आप अगर मोपा एयरपोर्ट देख लीजिए जो आ रहा है, जो टूरिज्म को बढ़ावा देगा, या फिर अटल सेतु है, या फिर जो जुवारी ब्रिज, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी विफलता है कि आज नॉर्थ और साउथ गोवा को कनेक्ट करने वाला जुवारी ब्रिज वो इतने साल तक नहीं बना पाए, जो आज हमारे सरकार में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है और विकास किया है, इसलिए जनता फिर एक बार उनको यहाँ पर उनके झोली में मतदान करेगी। लेकिन कांग्रेस से हमारे साथ बात करने के लिए सुनील जी है, जनरल सेक्रेटरी। सर आपसे समझना चाहेंगे, जो डेवलपमेंट की बात बीजेपी कर रही है और कांग्रेस का तो हाल 2017 में नंबर 1 पार्टी बनी थी, लेकिन आज केवल 2 विधायक बचे, यही हाल रहा तो क्या रहेगा आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि जो बीजेपी के आज लीडर बोल रहे हैं कि उनका रिपोर्ट कार्ड 2000, उन्होंने लोगों के साथ ये रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। 2017 चुनाव से पहले उनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि उनको कांग्रेस के सब एमएलए खरीदने पड़े, और अभी 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उसका रिपोर्ट कार्ड ये है कि इनको अभी भी अपने कई से मंत्री और विधायकों को टिकट काट के दूसरे पार्टी के लोगों को अंदर लेके टिकट देना पड़ रहा है, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड टोटली वो रिपोर्ट कार्ड में फेल हो चुके हैं। आपको अगर उनका डेवलपमेंट देखना है तो आपको ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। देश के भाजपा के सबसे बड़े नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इनका जो नाम दिया गया है अटल सेतु, जो नया ब्रिज है मांडवी पे, उस पे आप अपने पत्रकार को लेके जाइए और सिर्फ उनको रोड का कंडीशन दिखाइए। वो ब्रिज को 2 साल नहीं हुआ, ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। इन्होंने सिर्फ करप्शन किया है, क्राइम रेट जो है, रेप्स हो, मर्डर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीटली खराब है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म कर दिया है स्टेट में। अभी आपने देखा है जब हम अंदर आप ओपिनियन पोल ले रहे थे, हम इधर हमारी पार्टी का कुछ प्रचार तो नहीं कर रहे थे, उधर भी हमको खड़ा रहने के लिए पुलिस आपको, आप तो रिपोर्टर, आपको भी अलाउ नहीं किया। लेकिन जो क्रिमिनल्स होते हैं उन पे उनका कुछ कंट्रोल नहीं रहता है। कांग्रेस की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड, जिन्होंने पिछले बार 2017 में बीजेपी को समर्थन किया था, वो इस बार बीजेपी के सामने जो है वो खड़ी होगी। दुर्गादास कामत जी, सर ये बताइए कि जिस तरह से आरोप लगाए आप लोगों ने करप्शन के बीजेपी पर, क्या कुछ आपको लगता है कि जनता इस बार जवाब देगी? देखिए, पहले बार तो जो हमने समर्थन दिया था 2017 में, ये भारतीय जनता पार्टी को न दी थी, हमने मनोहर पर्रिकर जी को दी थी। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी के बाद वो बीजेपी ना रहा। अभी जब कोविड का पहला फेज था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बताया था कि मजदूरों के लिए 6,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला जाए। इन्होंने जी केवल एक आम आदमी पार्टी के हमारे साथ अमित जी। अमित जी, ये बताइए, आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी इस बार सरकार बना रही है?
बिल्कुल बनाएंगी, क्योंकि आज जो भाजपा की जो गोवा में सरकार है वो करप्ट सरकार मानी जा रही है। उनको लास्ट टाइम भी ये मैंडेट नहीं मिली थी, आज भी नहीं मिल रही है, और इसीलिए डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं उनके पीछे हुए डब्बे जो बुगीज लगे हुए हैं वो हर एक पार्टी से चुन चुन के बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज गोवा की जनता इनके ऊपर विश्वास करती है और ना करेगी, क्योंकि जो सरकार आने वाली है वो आम आदमी पार्टी की आनी। तो कुल मिलाकर हर पार्टी की शोभना यहाँ पर अपने अपने दावे जो दिख रहे हैं, और साफ तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि तीनों पार्टियों के अगेंस्ट में बीजेपी यहाँ पर लड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में जनता किसको चुनती है। जी बिल्कुल, रौनक कुकड़े, लोगों से, नेताओं से आपने हमारी बात करवाई, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि देखिए अब आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।